आपने बताया भी और हम लोग वाकिफ हैं कि आपने आपातकाल की कविताओं पर अपना शोध कार्य किया है, जिसे अनौपचारिक कविता कहकर आप संबोधित कर रहे थे। ये विभाजन क्यों है? आपको क्या लगता है हिंदी आलोचना ने उन कविताओं को क्यों नहीं कविता माना जो तब जनता का कंठहार बन गई थी? जिन कविताओं को पढ़ते हुए लोगों ने सड़क पर खड़े होकर संसद को चुनौती दी और एक लोकतंत्र का नया मुहावरा रच दिया था। इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ यही कि वो अज्ञात कुलसिल थे उसके रचनाकार? ये शब्द इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करके देखें कि पेशेवर आलोचक और पेशेवर साहित्यकार, और ये दोनों जब हमारी समझदारी का कंपास तय करने लगे तो मान लेना चाहिए कि समाज और साहित्य के रिश्ते को लेकर हम एक तदर्थ बहस की तरफ जा रहे हैं। कम से कम हिंदी साहित्य के इतिहास में जहां से नई कविता और नई कहानी का उठान होता है, वहीं से यह बात भी रेखांकित हो जाती है कि हमारे आलोचकों ने इस बात को दरकिनार किया है कि जिस साहित्य की कागज पे आप वक़्त तय कर रहे हैं, समाज में उसकी वक़्त क्या है, उसकी सामाजिक स्वीकृति क्या है। मैं लोक स्वीकृति की भी बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने सबसे आला लेखक और कवि को लेकर आगे बढ़े, और इसमें किसी के प्रति कोई असम्मान की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप निर्मल वर्मा से शुरू हो जाएं और मुक्ति बोध तक आ जाए। अशिक्षित समाज छोड़ दीजिए आप, इसने शिक्षित समाज की सोच समझ को एक सांस्कृतिक परिष्कार देने में कौन सी भूमिका निभाई है, और वो अगर निभाई है तो वो कहां रेखांकित होती है। आज कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा जाता है, तो स्वाधीनता आंदोलन के किसी उद्घोष गीत के बारे में कह दिया जाता है कि तुलसीदास ने लिखा है। हम किसी श्याम नारायण पांडे, हम किसी पार्षद, चौहत्तर आंदोलन के नाम मुझे ध्यान में आ रहे हैं, राम गोपाल दीक्षित, डॉक्टर ललन, राज इनकलाब, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। किसी ने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ी थी, किसी ने इंजीनियरिंग का करियर छोड़ा था, और उनको ये लगा था कि अगर इस देश का अनुभव यह है कि किसी आनंद मठ का दो शब्द हमारी स्वाधीनता की चेतना का मंत्र बन सकता है, संविधान सभा के सदस्य रहे वो बहुत बड़े शायर, क्या नाम है, जिनकी गजल है चुपके रात दिन आंसू बहाने याद है, उनका दिया हुआ इनकलाब का नारा। अब जो 74 का समय है, हिंदी साहित्य ने और उसके आलोचकों ने यह समझदारी तो दिखलाई कि आपने साठोत्तरी कविता और मोह भंग की कविता और कविता, जनवादी कविता, ये सब के अलग अलग परिशिष्ट आपको दिखलाई पड़ेंगे, कवियों तक के नाम दिखलाई पड़ेंगे। लेकिन लोकतंत्र अभिव्यक्ति पे जब सबसे बड़ा खतरा हो, उस समय सवाल राजनीतिक विचारधारा और उसके प्रति प्रतिबद्धता का आ जाता है। ये जितने लोग सक्रिय थे, परेश सिन्हा और तमाम लोग,
ये समाजवादी पृष्ठभूमि से थोड़ा बहुत आते थे। इनका कोई प्रगतिशील या कहे कि जनवादी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। अब आपकी विचारधारा से कोई मेल नहीं खाता है और आपने आलोचकीय पूरे कर्म को इस तरह से घेरे रखा है जैसे आप प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। उसने बड़ा नुकसान किया हमें अपने ही भाषा और उससे जुड़े हुए लोगों के बेहतरीन कामों को समझने को लेकर। यही कारण है कि जब उसका पहला संग्रह आया समर शेष है, तो उसकी भूमिका लिखने के लिए कोई आलोचक तैयार नहीं थे। इलाहाबाद में उस समय डॉक्टर रघुवंश जीवित थे और उन्होंने उसकी भूमिका में लिखा कि आंदोलन को कविता अनुप्राणित करती है या साहित्य उसकी प्रेरणा का काम करता है। ये बहुत पुराना अनुभव है और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में देखा गया है। लेकिन आंदोलन और कविता एक साथ कदम ताल करे, भारत ने स्वाधीनता के बाद ये बड़ा प्रयोग जीते हुए देखा।